शेख चिल्ली के हसीन सपने कहें या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे कहें, या वो कहें जो हम लोगों ने कभी किताबों में पढ़ा था कि जब अंगूर खाने के लिए लोमड़ी उछलती है, नहीं मिलता है तो वही अपने मन को महसूस लेती है कि अंगूर खट्टे हैं। इसी संकल्पना के साथ सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 40 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीतिक गलियारों में भूचाल मच चुकी है। चुनाव आयोग पर जो है तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और वहीं 300 सांसदों को लेकर उन्होंने मोर्चा भी निकाला, जिसमें राहुल गांधी और प्रमुख सांसदों को डिटेन भी किया गया। अभी के हिसाब से आज के दिन में जो है सपा और कांग्रेस समर्थक जो है वो बनारस के सांसद को ही बदल डाले हैं। अब उनके हिसाब से बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि अजय राय हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के प्रवक्ता श्रीपति मिश्रा जी, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी इस पर क्या राय है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अभी आज सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहे हैं, ढोल बज रहे हैं कि हमारे जो बनारस सांसद हैं वो अजय राय हैं, मोदी जो है चोरी से जीते हैं, क्या कहना चाहिए? अब देखिए, अब इसको क्या कहें, शेख चिल्ली के हसीन सपने कहें या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे कहें, या वो कहें जो हम लोगों ने कभी किताबों में पढ़ा था कि जब अंगूर खाने के लिए लोमड़ी उछलती है, नहीं मिलता है तो वही अपने मन को महसूस लेती है कि अंगूर खट्टे हैं। इसी संकल्पना के साथ सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अब आप ये बताओ कि अजय राय को वो सांसद नियुक्त कर दिए, काशी में विकास का फंड अजय राय लोकसभा में कहाँ से ले आएंगे, ये सपाइयों को नहीं पता है, ये कांग्रेसियों को नहीं पता। बनारस की जनता को अगर कोई फंड देने का काम करेगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी देंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 से लगातार करोड़ों करोड़ रुपया दे रहे हैं। तो अब ये तथाकथित कुछ लोगों को दिन में सपना देखने का कोई रोक तो है नहीं, सपना देखने से किसी को रोका नहीं जा सकता। आप स्वप्न देखिए, आप अगर ऐसा ही है तो अजय राय को आप सांसद बनाएं, सपा कांग्रेस वाले मिलकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री भी मान लें, इसमें क्या दिक्कत है? जहाँ तक उन्होंने सांसद बनाया, ये एक तरीके का तंज है कि प्रधानमंत्री जो है 1.5 लाख वोटों से जीते तो वो चोरी से जीते हैं, उनका हक नहीं था ये। देखिए, तंज नहीं है। मैं कई चैनलों पे ये बात कहता हूँ कि अजय राय के डीएनए में भाजपा है। अजय राय भारतीय जनता पार्टी के पल्लवित पोषित कार्यकर्ता हैं, और अजय राय का केवल और केवल इंडिया गठबंधन ने मजाक उड़ाया है सांसद बना करके, या सांसद नियुक्त करके, या सांसद रूपी मिठाई खिला करके। क्योंकि अगर अजय राय आज भी भारतीय जनता पार्टी में और संघ की सेवा में रहते तो कहीं ना कहीं अजय राय कई बार के सांसद होते। लेकिन अजय राय का केवल उपयोग, दुरुपयोग करने का काम कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, और मेरी शुभकामनाएं हैं अजय राय जी के साथ। मैं चाहता हूं कि अजय राय जी वापस अपने घर में आएँ और माँ भारती की सेवा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद के तहत करें, क्योंकि माँ भारती के सच्चे सेवक संघ का ही स्वयं सेवक हो सकता है या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है। लेकिन अजय राय जब गए हैं, वो कहते हैं ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, तो उसी हिसाब से कांग्रेस की अंधेर नगरी है, और उसमें सारे जितने अपने आप को राजा हैं, किंवदंती वाले हैं, वो चौपट राजा हैं। तो अजय राय भी अपने जा करके राष्ट्रवाद से कहीं ना कहीं अपनी भक्ति, अपने भाव को ख़त्म करके परिवारवाद की तरफ मुड़ चुके हैं। वो राहुल बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, प्रियंका दीदी की सेवा में लगे हुए हैं। माँ भारती से दूर दूर तक अजय राय का अब नाता नहीं रह गया है। तो अजय राय को मेरी एक नसीहत है या एक निवेदन है कि वो वापस अपने घर में आए। गैरों की जगह रहने का कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल अजय राय का मजाक इंडिया गठबंधन उड़ा रहा है। पर अजय राय हमेशा से कहे हैं कि मैं हमेशा से कांग्रेसी रहा हूं और मरते दम तक रहूंगा, और आप कह रहे हैं कि वो भाजपा ही थे पहले। अजय राय जी विद्यार्थी परिषद के कार्यालय बनाए हैं। अजय राय जी वे संघ की शाखाओं में जाते थे। अजय राय जी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। अजय राय जी विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक काम किए हैं, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ की एक शाखा है, संघ का एक प्रकल्प है। तो आप कैसे कह सकते हो कि अजय राय कांग्रेसी है? उनका वो कहना था वो मेरी गलती थी, तो गलती सुधार लें, गलती सुधार लें। अब ये क्या है, इंडिया गठबंधन वाले चंद 10-20 लोग मिलकर के उनको मिठाई खिला के सांसद बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज अजय राय वापसी करेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 27 में वो विधायक भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे। लेकिन अजय राय गलत जगह पर जा करके अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। एक इंटरव्यू आपका देखा जिसमें आपने कहा कि राहुल गांधी को उनके परिवार जो है राजनेता नहीं मानते, देश नहीं मानते, वो एक बददिमाग है, क्या कहना चाहिए? 2004 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने कोई ऑर्डिनेंस पास किया था। उस ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम राहुल गांधी ने किया था। मुझे लगता है कि आपको भी याद होगा, या समय समय पर ये खबरें चलती रहती हैं। तो 2004 से 14 किसकी सरकार थी? कांग्रेस समर्थित मनमोहन जी की सरकार थी। 14 से 24
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राहुल गांधी लगातार राजनीति में है, लेकिन राहुल गांधी कई बार चुनावों में हारने के बाद अब उन्हीं के परिवार वालों ने वायनाड से प्रियंका गांधी को ले आया। आप देखिए जितना राहुल करते हैं उससे ज़्यादा प्रियंका को सपोर्ट किया जा रहा है। अब कांग्रेस इस प्रतिस्पर्धा में है कि राहुल बनाम प्रियंका करके किसी न किसी तरीके से किसी चेहरे को सेट किया जाए, तो दोनों सेट नहीं हो रहे हैं और राहुल गांधी को कोई नेता मानता ही नहीं है। अब आंकड़ों के गेम है, आप कर लिए कि आप एलओपी बन गए। एलओपी बनने के बाद भी राहुल गांधी को ये नहीं पता है कि देश की अस्मिता पे कैसे खेलेंगे, देश की अस्मिता को कैसे सुरक्षा करेंगे। देश का विदेश मंत्री जो कह रहा है वो राहुल गांधी को नहीं पसंद है। देश के प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी को नहीं पसंद है। राहुल गांधी को केवल ट्रंप के बयान पे विश्वास है। आप सोचिए कि आप समूचे भारत के दोयम दर्जे के नेता हैं। नरेंद्र मोदी के बाद एलओपी ही होता है जो देश का दूसरा नेता माना जाता है। उस नेता को ट्रंप की बात पर विश्वास है और प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास नहीं। कितना शर्मनाक है। ये पूरा विश्व देखता होगा तो उसके लिए कितना ये शर्मनाक होता होगा कि राहुल गांधी, जिसके मने 60 साल उनके परिवार ने और गैर परिवार ने शासन किया, उनकी पार्टी ने शासन किया, उनके अंदर इतना नहीं पता है कि हम देश विदेश में जब इस बात को बोलते हैं संसद में तो पूरा वर्ल्ड देखता है। हम अपने प्रधानमंत्री का मखौल उड़ाते हैं। क्या बात है। राहुल गांधी नेता हैं थोड़े, उनके अंदर थोड़ी सी भी विपक्ष की भी भूमिका नहीं है। 54 साल 56 साल का आदमी, ऐसा तो नहीं है कि हमारे आपकी उम्र के हैं। उसके बाद भी मैच्योरिटी नहीं है। उनको युवा नेता माने नहीं, मैच्योरिटी नहीं है। जब युवा थे तब फूला कुर्ता पहनते थे, अब बुढ़वा हो गए तो टी शर्ट पहन के नौजवान बनते हैं। तो अब ये राहुल गांधी का कोई, हम लोग राहुल गांधी को बहुत सीरियस नहीं लेते। अच्छा, एक सवाल पे आप पे आते हैं वापस कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, 40 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना हंगामा भी विपक्ष ने किया। क्या कहना चाहेंगे कि ये किस हद तक सही है? और सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से जब डिटेल मांगा तो वो चुनाव आयोग जो है नहीं दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का बात है या राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, तो राहुल गांधी ने किस कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स का वो एनालिसिस किया था, कहाँ का किया था? बनारस का भी उन्होंने किया है। नहीं, बनारस का नहीं किया। जिसमें जाने हैं कि एक ही पिता के 50 बच्चे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कर्नाटक में उनके प्रदेश की सरकार है और कर्नाटक में उनकी जिस विधानसभा में उन्होंने किया है, उस विधानसभा में कि उस प्रदेश में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस की सरकार है तो क्या कांग्रेस की सरकार ने किन लोगों पर कार्रवाई की, कांग्रेस की सरकार ने किन के ऊपर कार्रवाई की, ये तय नहीं हो पाया है। तो इसलिए ऊल जुलूल अब क्या है ना, पहले ईवीएम बर्बाद थी, ईवीएम बदनाम थी, अब वोटर लिस्ट बदनाम है। क्योंकि अब इसके बाद देखिए बिहार चुनाव में क्लीन स्वीप होने जा रहा है। बिहार चुनाव में फिर एनडीए गठबंधन बहुत ही भारी मात्रा में जीतेगा। इसी कारण से ये सारे लोग बौखला गए हैं और अपनी, चूँकि अब क्या है ना कि तेजस्वी जी के पास, अखिलेश जी के पास, राहुल जी के पास कोई विचार और कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। अब ये चुनाव आखिरी चुनाव है अखिलेश यादव का भी उत्तर प्रदेश में और बिहार में लालू एन परिवार का, क्योंकि जहां ये चुनाव खत्म हुआ और ये लोग हारे, वहीं इनकी पार्टियां कई खंडों में टूटेंगी। और प्रवक्ता साहब, आप कह रहे हैं बिहार में क्लीन स्वीप है और यहाँ पर विपक्ष का कहना है कि वो चुनाव आयोग इसीलिए गड़बड़ी कर रही है क्योंकि भाजपा वहाँ हार रही है बिहार में। अब मैं तो क्या कह रहा हूँ, विपक्ष तो कहेगा ही, विपक्ष का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का ही काम कहना। क्या करेंगे, कई सालों से वापस बैठे हुए हैं। बैंक बेंचर्स पे बिहार पर लालू यादव का परिवार बैठा हुआ है, नीतीश जी ने उनको बैठाया है और यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने बैठाया है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया। अब ये लोग बैंक बेंचर्स पीछे बैठे बैठे थक गए हैं। ये लोग चाह रहे हैं किसी तरीके से हम गद्दी पा जाए, तो जनता गद्दी देने वाली है नहीं। जनता देश की 1/3 आबादी नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है और नरेंद्र मोदी के विजन को पसंद करती है। इसीलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी को चुनाव जीता है और जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक भारत की जनता उन्हीं के साथ रहेगी। ये ऐसा देखने को आ रहा है। हम लोग नहीं कह रहे, ये जनता वोट दे रही है तभी तो जीत रहे हैं। अब आप उल जुलूल आरोप लगाइए कि वोटर लिस्ट ही नहीं सही है, यही नहीं सही है। अब वो एक ठो कहावत है भोजपुरी में, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जब नाचने ही नहीं आ रहा तो आंगन को टेढ़ा कह दीजिए। तो वही हाल इन लोगों विपक्षी दलों का है। तो ये भी कहना सही होगा कि बिहार में अगर एनडीए फिर से जीतती है तो विपक्ष का यही रहेगा कि एसआईआर की वजह से जो है एनडीए फिर जीती है, फिर से चोरी करके जो है भाजपा सरकार में आ रही है। तो अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, इसके पहले 24 में जब 99 सीट कांग्रेस की आई, 240 इंडिया गठबंधन की आई, तब तो ईवीएम ठीक था, ईवीएम खराब नहीं था। तेलंगाना में जीती तो ईवीएम ठीक था, कर्नाटक में जीती तो ईवीएम ठीक था, केरल में जीती तो ईवीएम ठीक था, उत्तर प्रदेश में हार गई तो ईवीएम खराब हो गई, बिहार में हार गई तो ईवीएम खराब हो गई, दिल्ली में हार गई तो ईवीएम खराब हो गई। तो इन लोगों का बहाना है, चलता रहेगा। उस पर जनता का कोई बहुत बड़ा रुख नहीं है। आप सर्वे करा लीजिएगा, जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता केवल विकास चाहती है और विकास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भी सरकारें हैं वो कर रही हैं।
आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो है सवाल उठ रहे हैं। 2027 चुनाव भी आ रहा है, उस पर भी सवाल उठेंगे और बाकी भी चीज़ें पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या लगता है भाजपा का जो पक्ष अभी मौजूदा सरकार है, उनका क्या अगला कदम होगा? भाजपा राजनीतिक दल है, भाजपा समर्थित जो सरकार है वो अपना काम कर रही है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, चुनाव आयोग का अपना मापदंड है, अपनी उनकी प्रक्रिया है। अगर हम चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे तो श्रद्धेय जो इस समय एलओपी हैं राहुल गांधी जी, इनके पिताजी राजीव गांधी जी, इनके नाना नेहरू जी भी देश में जब सरकार बनाई, इंदिरा जी बनाए, राजीव जी बनाए, तो क्या उस समय चुनाव निष्पक्ष था कि नहीं था? जब लगातार देश में 60 साल कांग्रेस की सरकार थी तो चुनाव आयोग निष्पक्ष था कि नहीं था? ये सवालिया निशान ये लोग खुद अपने में उठा रहे हैं और इस पर देश का कोई लेना देना नहीं है। देश की जनता का इससे कोई मतलब नहीं है। देश की जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करना चाह रही है और विकास हो रहा है, और देश की जनता आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी के समर्थित दलों को ही विजयी बना करके प्रदेश का जिम्मेदारी देगी। अच्छा, एक सवाल और ये रहेगा कि विपक्ष हमेशा से कह रही है कि जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, तो भाजपा बैलेट पेपर से हमेशा से डरती क्यों आ रही है? भाजपा काहे डरेगी बैलेट पेपर से? ईवीएम का ही सहारा भाजपा क्यों ले रही है? ईवीएम और चुनाव को भाजपा ने डिजिटलाइजेशन की ओर प्रयास किया है। इसके पहले जब भी सरकारें रही हैं, कोई सरकार डिजिटल लेन देन के लिए प्रयास तैयार रहती है? भाजपा तो डिजिटलीकरण में प्रयास करती है, विश्वास रखती है। भाजपा ने देखिए मुद्रा को, करेंसी को आपके हाथ में मोबाइल में पहुंचा दिया। नहीं, हम लोग कैश लेकर के यहाँ से वहाँ जाने में, डिलीवरी देने में डरते थे, समस्याएं होती थी, दुर्घटनाएं होती थी। तो वो भी समय आएगा कि चुनाव भी अपडेट होगा और बहुत जल्द और अपडेटेशन के साथ चुनाव होगा। यही प्रयास भाजपा का है। अभी तो 10 साल 11 साल हमारी सरकार है, आप 60 साल से नहीं कर पाए और हमसे 11 साल में ही चाह रहे हैं। तो समय आने दीजिए, डिजिटल चुनाव भी होने की उम्मीद बहुत जल्दी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र में बैठी सरकार, चुनाव आयोग की जो प्रबंध समिति है, हो सकता है मिलकर के डिजिटल की तरफ भी बढ़े, और हो सकता है अगर डिजिटल हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। डिजिटली वोट करेंगे हम, कोई समस्या नहीं रहेगी, वोट चोरी की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि संपूर्ण विपक्ष उलट के टंग जाएगा तो भी नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उलट के टंग जाएगा, उलट के टंग जाएगा। हम लोग के बनारस में कहावत है, उल्टा होकर के भी टंग जाएंगे तो भी नरेंद्र मोदी का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मतलब उनके 300 सांसद, जितने भी सांसद, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे एक आदमी। नहीं, और क्या, एक आदमी का क्या? नरेंद्र मोदी के साथ 140 करोड़ देशवासी हैं, उनका विश्वास है। विपक्ष के पास कौन है? एक परिवार है, बिहार में चले जाइए लालू परिवार है, चिराग जी का परिवार है, इनका परिवार है, उनका परिवार, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी का परिवार है। भारतीय जनता पार्टी में बता दीजिए किस प्रदेश में या किस जगह पर नरेंद्र मोदी का परिवार है जिस प्रदेश में कब्जा हो? नरेंद्र मोदी एक स्वयं सेवक हैं। इनके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा आपको पता है? आप बताइए। नहीं, आपको पता है? मुझे तो नहीं पता है, मेरे पूरी पार्टी को नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी के बाद चेहरा कौन होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में अखिलेश के बाद चेहरा कौन होगा ये सबको पता है। लालू जी के बाद उनका चेहरा कौन होगा ये सबको पता है। तो ये सब वैसा नहीं है। अब जनता जाग चुकी है। जनता अब लोगों पे नीचे तक जाकर के विश्वास करने का प्रयास करती है। परिवारवाद, राजतंत्र खत्म हो चुका है। तो ये थे हमारे साथ श्रीपति मिश्रा जी, जिनका कहना है कि जनता अब जाग चुकी है और विपक्ष कितना भी जोर लगा ले, वो नरेंद्र मोदी और भाजपा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसे खास अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।